प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे बनाया है आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार और विश्वास ने। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं एक और शानदार क्लास में। गुड मॉर्निंग साथियों, जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, सुप्रभात। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक और शानदार क्लास को। गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम बच्चों, क्या हाल चाल है, राम राम बच्चों, वेलकम अस्सलाम। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास को। पहले हम देख लेते हैं, इस हम पूरी पढ़ रहे हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। मैंने आपको गुरु बीजाणु जन्म पढ़ा दिया था। मैंने आपको गुरु बीजाणु जन्म पढ़ा दिया था कि गुरु बीजाणु जन्म क्या होता है, समझा दिया था। ये बता दिया था कैसे एक भ्रूण कोष का निर्माण होता है, भ्रूण कोष का बेटा एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। अगर आपको याद ना हो, मैं दोबारा एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, दोबारा से एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कैसे क्या हुआ था। यहीं पे बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक जो ओव्यूल होता है यानी कि बीजांड होता है, मैंने आपको बताया था एक बीजांड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर होता है बीजांड काय। ध्यान से याद करना बच्चों, यहाँ पर होता है बीजांड काय। ये जो बीजांड काय होता है, इस बीजांड काय की एक कोशिका को कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसकी एक सेल को हम कहते हैं MMC यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि 2N होती है। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये करती है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बनती है 4 लघु बीजाणु। क्या बनते हैं बच्चों? यहाँ बनते हैं 4 लघु बीजाणु, 1 2 3 4। N अगुणित क्या बनते हैं बच्चों? गुरु बीजाणु बनते हैं। यहाँ गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 में से बेटा 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। आपको याद होगा बच्चों, रिकॉल करिए। 4 में से 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाता है। ये नष्ट हो गया, ये नष्ट हो गया, ये नष्ट हो गया। एक सक्रिय बचा बच्चों। एक सक्रिय वाला गुरु बीजाणु क्या करेगा? अब ये आगे जाएगा। अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु के अंदर क्या होगा? माइटोसिस होगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? समसूत्री विभाजन। ठीक है, देखो बच्चों ये मत सोचना कि युग्मक में कैसे समसूत्री विभाजन हो सकता है। समसूत्री विभाजन हर कोशिका कर सकती है, हर कोशिका कर सकती है, चाहे वो युग्मक ही क्यों ना हो। अब इसमें केंद्रक में होगा बच्चों, इसमें होगा केंद्रक विभाजन, पहली बार होगा, फर्स्ट टाइम होगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 2 केंद्रक बन जाएंगे। सेकेंड टाइम होगा तो 4 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। और एट लास्ट तीसरी बार होगा, सबसे अंत में होगा माइटोसिस, तो ये 8 बन जाएंगे। तो टोटल 8 क्या बन जाएंगे? केंद्रक बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। अब ये जो 8 केंद्र की कोशिका है यानी कि गुरु बीजाणु, अब इसमें होगा विकास। अब ये वृद्धि करेगा, इसमें वृद्धि होगा। और अब इसके अंदर क्या होगा? ये जो 8 केंद्रक थे ये अरेंज हो जाएंगे, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ और 2 बीच में। और इसमें कोशिकाओं का निर्माण होगा, एक कोशिका इधर, 3 कोशिका इधर और एक बड़ी कोशिका बीच में जिसमें 2 केंद्रक है। तो टोटल 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना बन जाती है। इसको हम कहते हैं भ्रूण कोष। और ये भ्रूण कोष क्या होता है? ये होता है मादा युग्मकोद्भिद। इसके अंदर होता है मादा युग्मक, इसी के अंदर क्या होता है? मादा युग्मक बच्चों। अब इसी भ्रूण कोष को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसी भ्रूण कोष को मैं आपको फिर समझाना चाहता हूँ बच्चों। पिछली क्लास बताया था, मैं रिकैप कर रहा हूँ बच्चों। अब मैं आज पहले आपको इस भ्रूण कोष के बारे में बताता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक। जरा इस भ्रूण कोष की संरचना देख लो, इसके एक एक पार्ट को समझ लो। हेडिंग डाल लो बेटा, भ्रूण कोष की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भ्रूण कोष की संरचना, एम्ब्रियो सैक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दीर्घ और लॉन्ग भी आते हैं, और डायग्राम भी आता है। तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही तरह के क्वेश्चन बच्चों इस एक टॉपिक से पूछा जा चुका है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना, और जहां भी लिखा है बेटा उसको क्या कर लेना? हाईलाइट कर लेना। तो भ्रूण कोष कैसा होता है बच्चों? इसका डायग्राम सबसे पहले याद कर लो। वैसे मैं पहले ही बना चुका हूं, जो बच्चे पिछली क्लास में बना चुके हैं नहीं बनाएंगे, पर मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। जो बच्चे पिछली क्लास बना चुके हैं वो नहीं बनाएंगे। 3 कोशिका बच्चों यहां इस तरफ होती। अच्छा एक चीज बताओ, ये सारी संरचना कहां पे है?
क्या ये सारी संरचना कहां पर है? बीजांड के बाहर की बीजांड के अंदर? बीजांड के अंदर की बीजांड के बाहर? जाहिर सी बात है बेटा, बीजांड के अंदर है। तो बीजांड अगर आपको याद हो, ये बीजांड है, मान लेते हैं बीजांड है। बीजांड पूरा नहीं बना रहा हूं, पर ये बीजांड के अंदर है ना बेटा? बीजांड के अंदर यहां पे क्या था, याद करो। अब बच्चों बीजांड उल्टा होता है, बीजांड उल्टा होता है, तो यहां पे क्या है, निभाग। बीजांड का निभाग है। और इधर क्या है बच्चों, इधर है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार बेटा यहां पे छेद होता है ना, बीजांड द्वार है, याद रखना। तो भ्रूण कोश जो है बच्चों, इसका एक बीजांड द्वार की तरफ से रास्ता है और एक निभाग की तरफ है। अब बच्चों यहां पे 3 कोश का ऊपर है, 3 कोश का ऊपर की ओर है, 1 2 3। 3 कोश का नीचे की ओर है, एक सबसे बड़ा बेटा ये होता है बीच वाला, सबसे बड़ी कोश का ये वाली है, ऐसे। और बीच में बेटा 2 केंद्रक है और 1 कोशिका है। बीच में 2 केंद्रक है और एक ही कोशिका है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो बनाइएगा, और अगर बना लिया है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है बच्चा। ठीक, ऐसी कोशिका होती है बच्चों, ऐसी। अब इसमें कितने कोशिका है बच्चों, याद रखना। कोशिका की संख्या कितनी है, 1 2 3। ये अकेली कोशिका जिसमें 2 केंद्रक है, 4 5 6 7। तो ये 7 कोशिकी और 8 केंद्र की संरचना है। केंद्रक 8 है बेटा, 3 6 2 8। 8 केंद्रक और 7 कोशिका है। अब इन कोशिकाओं के नाम क्या है? निभाग की तरफ बेटा, निभाग की तरफ, निभाग की तरफ जो 3 कोशिकाएं हैं, हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्रतिव्यासंत या प्रतिमुख कोशिका। बेटा इनको कहते हैं प्रतिव्यासंत या प्रतिमुख, प्रतिव्यासंत या प्रतिमुख कहते हैं बेटा। अभी मैं यहाँ पे उसके बारे में लिख रहा हूं तो वहां लिख दूंगा प्रतिमुख। इंग्लिश में बेटा कहते हैं एंटीपोडल, एंटीपोडल कहते हैं। बीच वाली कोशिका को कहते हैं बेटा हम मध्य कोशिका, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अब यहां जो 2 कोशिकाएं नीचे की ओर है बेटा, इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान सुनना बेटा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं अंड उपकरण। क्या कहते हैं बेटा? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अंड उपकरण। पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं अंड उपकरण, जिसमें 2 प्रकार की कोशिका है, अंड उपकरण कहते हैं, अंड उपकरण, यानी कि एग एपरेटस, एग एपरेटस, एग एपरेटस। इसमें 2 प्रकार की कोशिका है। ये जो 2 साइड की कोशिका, इन्हें कहते हैं सहायक कोशिका या सहायक कोशिका। इन्हें कहते हैं बच्चों सहायक कोशिका। और जो सिनर्जिड, सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड। और जो बीच में सबसे बड़ी कोशिका है, ये है बेटा मादा युग्मक, इट इज योर फीमेल गैमिट। मादा युग्मक, इसे अंड कोशिका कहते हैं या एग, एग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो निभाग की तरफ होती है प्रतिव्यासंत कोशिका, बीजांड द्वार की तरफ होता है 3 कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं के समूह कहते हैं अंड उपकरण। और इस कोशिकाओं के समूह में 2 प्रकार की कोशिका है, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका। सहायक कोशिका से बेटा उंगली के समान स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। इस सहायक कोशिका से उंगली के समान, जस्ट लाइक योर फिंगर, जैसे आपकी उंगलियां होती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। इनके काम बताता हूं बेटा। इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस या तंतुरूप समुच्चय, तंतुरूप समुच्चय। जगह नहीं बेटा, इंग्लिश अभी लिखता हूं इधर। तो ये है बच्चों। और ये अंड क्या है, ये अंड क्या है, ये मेन है बच्चों क्या आपका मादा युग्मक, ये है मादा युग्मक। और ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो डायग्राम, ये किसका है, ये है भ्रूण कोश का। ये किसका है बेटा, भ्रूण कोश। ये क्या है बच्चों, भ्रूण कोश। ये है बेटा भ्रूण कोश। समझे, समझे। तो एक भ्रूण कोश में क्या होता है, एक भ्रूण कोश में 7 कोशिका, 8 केंद्रक होते हैं। निभाग की तरफ 3 कोशिकाओं को हम प्रतिव्यासंत कहते हैं। बीच में बेटा मध्य कोशिका होती है। यहां पे 3 कोशिकाओं का समूह बीजांड द्वार की तरफ है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंड उपकरण।
बीजांड द्वार की तरफ जो 3 कोशिकाओं का समूह है उसमें 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका, 1 कोशिका अंड कोशिका कहलाती है। अंड कोशिका इसमें से मादा युग्मक है और पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है भ्रूण कोश, जो कि क्या है? मादा युग्मकोद्भिद। मैंने बताया था बेटा युग्मकोद्भिद क्या होता है? वह संरचना जिसके अंदर युग्मक हो। तो ये भी तो मादा युग्मकोद्भिद है, इसके अंदर क्या है? युग्मक है। और सहायक कोशिका से उंगली के समान फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? तंत्र रूप समुच्चय कहते हैं। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? क्लियर? ये डायग्राम आपको याद रखना है। 2 बार पूछ चुका है बेटा, एक बार लघु में, एक में दीर्घ में, कि भैया एक भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए। तो भैया बना लोगे? एक भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है बेटा। ये केंद्रक जो होते हैं ना बीच वाले, कहीं कहीं बेटा इसको केंद्रीय केंद्रक भी कहते हैं, इसको केंद्रीय केंद्रक भी कहते हैं, या ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, उनको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं कहीं कहीं। तो कंफ्यूज मत होना कि सर हमने किताब में देखा ध्रुवीय केंद्रक लिखा है। पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। चले अब इसके बारे में लिख लें बेटा। डायग्राम आपने पहले बनाया, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका डायग्राम क्या लिखेंगे? एक भ्रूण कोश, साथ में लिखेंगे बेटा मेरे साथ, एक भ्रूण कोश, इंग्लिश बेटा कहते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, मादा युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मकोद्भिद है, जिसमें 7 कोशिका व 8 केंद्रक पाया जाता है। पाया जाता है। भ्रूण कोश की घटक कोशिकाएं निम्नलिखित हैं। भ्रूण कोश में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? घटक मतलब इसके पार्ट। भ्रूण कोश की घटक कोशिकाएं क्या हैं? घटक कोशिकाएं निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित है। तो इस भ्रूण कोश की घटक कोशिका निम्नलिखित है। बात समझे? तो भ्रूण कोश में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं बेटा? निम्नलिखित। समझे? समझे बेटा? डायग्राम बना लोगे? चले चले बेटा। इसकी सारी कोशिकाओं जो मैंने नाम लिखा बेटा लिखता हूं अब आपके सामने, कौन कौन सी हैं अब बताता हूं। पहला प्रतिव्यासांत, या प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका। पहले कहते हैं बेटा प्रतिव्यासंत या प्रतिमुख कोशिका, इंग्लिश में एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है बेटा? बहुत ध्यान सुनना। किस तरफ होती है? यह निभाग की तरफ, निभाग की तरफ बेटा, की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह है। तीन कोशिकाओं का समूह है। तो भैया ये क्या है? ये निभाग की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह है। अब इनका कार्य, इनका कार्य भोजन संग्रहित करना होता है, भोजन संग्रहित करना होता है। ये खाना इकट्ठा रखती है, ये खाने को इकट्ठा रखती है, बस और कोई काम नहीं। समझे? तो पहला क्या होता है? प्रतिव्यासन कोशिका, 3 कोशिकाएं हैं। फिर बीच में क्या है? मध्य कोशिका, मध्य कोशिका, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। इसकी अगर हम बात करें, यानी मध्य कोशिका की बात करें,
या मध्य में उपस्थित दो केंद्रक वाली कोशिका है। दो केंद्रक वाली कोशिका है, ठीक है, मध्य कोशिका, ठीक है। और लास्ट में क्या है, अंड उपकरण। एग अपरेटस। एग अपरेटस, एग अपरेटस क्या होता है, ठीक है, यह तीन कोशिका का समूह है। समूह है जिसमें दो सहायक कोशिका व एक बड़ी अंड कोशिका होता है। एक बड़ी अंड कोशिका होते हैं, एक बड़ी अंड कोशिका होती है। बेटा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्या पूछा हुआ है, भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम बताइए। तो यही तीन कोशिकाओं का आपका नाम बताना है। यही तो कोशिकाएं टोटल 7 हो गई। कैसे, तीन यहां बोला, एक यहां बोला, एक कोशिका बेटा दो केंद्रक है, 3, और यहां पे क्या हुआ, ठीक है 4, और यहां पे 3 कोशिका, 4 3 7 कोशिका टोटल हो गई। अब सुनना बेटा, लास्ट बात, अंड कोशिका मादा युग्मक होती है, मादा युग्मक है, अंड कोशिका मादा युग्मक है, व सहाय कोशिका से, सहाय कोशिका से उंगली के समान, ठीक, कैसा बेटा, उंगली के समान संरचना पाई जाती है। इसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं बेटा, तंतुरूप समुच्चय, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म ऑपरेटस इंग्लिश में कहते हैं बेटा, फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। अच्छा सुनो, तंतुरूप समुच्चय क्या करता है, तंतुरूप समुच्चय पराग नलिका को या पराग नली को आकर्षित करता है। मैं समझाऊंगा बेटा अभी, आकर्षित करता है। बोलो इतना समझे, जिसको नहीं समझ में बेटा मैं दोबारा दिखा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, ठीक है, लिख लो, फिर समझा रहा हूं बेटा। सर बैक नहीं कर सकता बेटा, कोई बैक नहीं, मध्य कोश का बेटा, बीच वाली कोश का कहते हैं एक कोश का जिसमें दो केंद्रक है, ठीक है। अब देखो समझा रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं, उसी में बैक को देख लेना। एक भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश में 7 कोशिका है बेटा, 3 3 6 और एक 7, बीच वाली कोशिका में 2 केंद्रक है, टोटल 8 केंद्रक और 7 कोशिका। ये पूरी संरचना क्या है बच्चों, ये पूरी संरचना क्या है, ये एक मादा युग्मकोद्भिद है बेटा, मादा युग्मकोद्भिद है, ठीक है। अब भ्रूण कोश की कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, प्रतिव्यासंत कोशिका होती हैं, ऊपर की ओर निभाग में 3 कोशिका होती है, खाना इकट्ठा करती है। मध्य कोशिका बेटा उपस्थित होती है बीच में, इसका कार्य अभी आप देखोगे, भ्रूण कोश का निर्माण करती है, आगे देखोगे। फिर अंड उपकरण होता है बेटा, जिसमें 3 कोशिका है, एक मादा युग्मक जो बड़ा है और 2 सहायक कोशिका। जो सहायक कोशिका होती है बच्चों, जो सहायक कोशिका होती है उसमें से उंगली के समान स्ट्रक्चर निकलता है, और ये पराग नलिका, जब बेटा पराग कण आता है किसके पास, मादा युग्मक के पास, तो एक नलिका बनाता है, उसे हम कहते हैं पराग नली। और उस नली को आकर्षित कौन करता है, यही तंतुरूप समुच्चय। जब हम निषेचन पढ़ाएंगे तो वहां पे समझाएंगे। नोट लिख रहा हूं बेटा, आप देख लो नोट।
भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका में आगुणित केंद्रक होता है। आगुणित मतलब एन केंद्रक होता है, आगुणित केंद्रक होता है। बात को समझे। आगुणित केंद्रक कहने का मतलब क्या है? ये तीनों कोशिकाएं हैं, इसमें जो केंद्रक है कैसा है? आगुणित है, आधे गुणसूत्र है, एन एन एन, ये दोनों भी बेटा, ये भी एन, 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 8 केंद्रक में आगुणित गुणसूत्र होता है, मतलब गुणसूत्र जोड़े में नहीं है। ये जो 7 कोशिका हैं, प्रत्येक कोशिका में, इवन ये भी बेटा, ये दोनों में, ये 2n नहीं बेटा, इसमें भी n, इसमें भी n, n n n n n n n n, सब में बेटा आगुणित केंद्रक होता है। ठीक है, चल क्लियर है? भ्रूण कोश क्लियर है बच्चों? देख लो बेटा, बैको कर लिया है। अब आओ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा, एनसीईआरटी डायग्राम बेटा, डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी। बच्चे कहते सर आप एनसीईआरटी डायग्राम बनाते हैं बेटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आप इसको भी बना सकते हो, लेकिन आप जैसा देख रहे हो ये थोड़ा सा कठिन है, इसलिए बनाया हूँ एनसीईआरटी। वही बेटा, एंटीपोडल पोलर न्यूक्लियाई, मैंने कहा ना कहीं कहीं ध्रुवी केंद्रक लिख देते हैं। सेंट्रल सेल, एग यानी कि अंडाणु, सिनर्जिड, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, सब लिखा बेटा ना, वही चीज़ है, वही चीज़। चल अब आओ, मुझे एक चीज़ बताओ, आपको याद है आप पढ़ रहे हो लैंगिक जनन, आप पढ़ रहे हो बेटा लैंगिक जनन। अगर आपको याद हो, लैंगिक जनन में 3 स्टेप होते हैं, याद है बेटा? निषेचन पूर्व, अभी हटा दूंगा, लिखना मत बेटा, इधर जो भी लिखूंगा उसको तब तक मत लिखा करो जब तक मैं कहूँ ना। निषेचन पूर्व समझो, फिर निषेचन, और फिर निषेचन पश्च, 3 घटनाएं थी। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? निषेचन पूर्व में 2 घटनाएं थी, कौन कौन सा? एक था युग्मक जनन, नर और मादा युग्मक का निर्माण, और एक था युग्मक स्थानांतरण। बोलो हाँ या ना? तो अभी एक चीज बताना, हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने अभी तक केवल युग्मक जनन ही तो पढ़ा है, नर और मादा युग्मक का निर्माण कराया है, परागकण बनाया हुआ है और मादा युग्मक बनाया हुआ है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा? क्या निषेचन होगा कि युग्मक स्थानांतरण? युग्मक स्थानांतरण होगा ना। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है, अब हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो हमारा युग्मक स्थानांतरण का कार्य होगा। ठीक है, तो हमने एक स्टेप पार कर लिया है, इसको मैं हटा रहा हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं इसको समझाने के लिए। अब बेटा हम लिखेंगे युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है। युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है, इसको हम कहते हैं बेटा परागण। पौधे में इसको बेटा परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परागण कहते हैं। इंग्लिश में बेटा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है, चले समझे बेटा परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, समझे? चले भैया, हम पहली बार 12th पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? ऑफलाइन नहीं पढ़ना होगा बेटा, बिल्कुल नहीं, ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताना, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते होंगे, सुनना मेरी बात, ऑफलाइन जो लोग बच्चे पढ़ते होंगे, क्या उनके ऑफलाइन में 9 लेक्चर तक इसको पढ़ाया गया है? एक टॉपिक को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता बेटा। जब सारी डिटेल यहाँ मिल जा रही है तो काहे घर बाहर जा रहे हो? हाँ, अगर ऑफलाइन किसी और काम से जा रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, मौज मस्ती घूमना फिरना या जो भी तुम समझ रहे हो, तो बेटा उसके लिए जाना चाहो तो मैं कहूँगा छोड़ दो, सिर्फ यहाँ पढ़ाई करने आया तो बेटा यहाँ पढ़ो, कहीं जाने होते हैं बेटा। अब क्या होता है देखना बेटा, ध्यान सुनना बेटा जो बोल रहा हूँ। एक है आपका पुंकेसर और ये है परागकोश, और एक है यहाँ पे स्त्री केसर। जरा एक चीज बताओ, इसके अंदर परागकण बन गए थे, हमने इसके अंदर परागकण बना लिया है, परागकण बना लिया है, और इसके अंदर क्या बना लिया है? अंड बना लिया है, जो कि क्या है? मादा युग्मक। तो बताओ, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों बन गया है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो नर युग्मक है वो कहां जाए? ये नर युग्मक जाए किसके पास? स्त्री केसर के पास, है ना, तभी तो निषेचन होगा।
तभी तो निषेचन होगा। तो होता क्या बच्चों, ध्यान सुनना, जब परागकण बन जाते हैं तो परागकोश टूट जाता है और परागकोश से निकल करके ये जो परागकण है वो कहां पहुंचता है, वो पहुंचता है कहां पे, इसके पास स्त्री केसर के पास। और यही घटना क्या कहलाती है, यही कहलाती है बेटा क्या, परागण। कहां पहुंचता है बेटा, अच्छा ही बताओ, शादी ब्याह में गए हो, मान लो ये परागकण क्या है बेटा, मान लेते हैं बेटा, लिखना मत, ये परागकण मान लेते हैं बेटा क्या है, दूल्हा है, क्या है बेटा, दूल्हा, परागकण है दूल्हा, लिखना मत। और अंड क्या है बेटा, दुल्हन, है ना, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पुंकेसर क्या है, लड़का वाले का घर, और ये पूरा का पूरा स्त्री केसर क्या है, लड़की वाले का घर। मुझे एक चीज बताना, एकदम दिमाग लगाना, अगर लड़का गाड़ी लेकर आ रहा है बारात लेकर, तो क्या पूरी गाड़ी लेकर सीधे दुल्हन के दुआरे खड़ा कर देता है? तुम बताना, देखा ऐसा कि गाड़ी लेकर आया, एकदम भरमराते एकदम दुल्हन के एकदम कमरे पास ला खड़ी कर दिया, हाँ कहाँ है मोरी दुल्हनिया, कहाँ है मेरी मौगी? ऐसा होता है? नहीं होता है ना। पहले थोड़ा दूर आकर रुकता है ना, अरे जहाँ पे सारे बाराती ठहरते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जनवासा कहते हैं, वहाँ रुकता है ना। तो एक चीज बताओ, परागकण सीधे यहाँ कूद पड़ेगा? नहीं जी, पहले थोड़ा पास में जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, वर्तिकाग्र पर। इसे वर्तिकाग्र कहते हैं ना बबुआ, ये वर्तिकाग्र है। तो ये परागकण कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा वर्तिकाग्र पर। बेटा लिख मत देना दुल्हा दुल्हन, बनाना नहीं बेटा, डायग्राम नहीं, लिख देता हूँ ना, तुम इतने शातिर हो कि लिख दोगे, डायग्राम नहीं, ठीक जी, नहीं समझे? तो बात समझो। तो भैया जो परागकण है वो परागकोश से निकल के कहां पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। और भैया ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परागण कहते हैं। युग्मक स्थानांतरण हो गया, न युग्मक करता है, मादा युग्मक नहीं करता। अच्छा एक चीज बताओ, दूल्हा पैदल जाता है क्या, दूल्हा पैदल घर से जाएगा? बेइज्जती हो जाएगी बेटा। दूल्हा अलग अलग गाड़ी से जाता है, कोई बड़ी गाड़ी जाता है, कोई छोटी गाड़ी से जाता है। पुराने जमाने में बेटा घोड़ा घोड़ी बैठ के जाते थे, पालकी में जाते थे, तो चाहे घोड़ा घोड़ी बैठ के जाएगा, चाहे वो स्कॉर्पियो में बैठ के जाएगा, फॉर्च्यूनर में जाएगा, या थोड़ा पैसा कम है तो स्विफ्ट डिजायर में बैठ जाएगा, पैसा ज़्यादा है ऑडी में बैठ गया, BMW में बैठ गया, बहुत पैसा हो गया तो हेलीकॉप्टर से आ जाएगा। बात समझे? पर कोई ना कोई साधन यूज करेगा ना, कोई ना कोई साधन यूज करेगा। तो ये परागकण अपने आप नहीं जाता, कोई ना कोई चीज़ लेकर जाती है। मधुमक्खी ले जाएगा, चिड़िया ले जाएगी, इंसान ले जाएगा, छिपकली ले जाएगी, हवा ले जाएगी, पानी ले जाएगा, कोई ना कोई चीज़ लेकर के जाता है, कोई ना कोई माध्यम लेकर जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, परागण क्या है, सुनना बेटा, परागकोश में या परागकोश से परागकण का निकल कर बाहर निकला किसी माध्यम द्वारा बेटा, किसी माध्यम द्वारा, कोई माध्यम हो, किसी माध्यम द्वारा, हवा पानी कोई भी चीज द्वारा, वर्तिकाग्र तक पहुंचना बेटा। वर्तिकाग्र पर जाता है, सीधे मादा युग्मक के पास नहीं जाता बेटा, वर्तिकाग्र तक जाता है। पर पहुंचना क्या कहलाता है बच्चों, वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। समझ गए बच्चों? दूल्हा दुल्हन से याद रखना, पर एग्जाम में दूल्हा दुल्हन मत करना। बात को समझे? तो परागकोश से परागकण का निकलकर किसी माध्यम द्वारा बेटा, माध्यम ही हम पढ़ेंगे, कौन कौन से माध्यम होते हैं हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वर्तिकाग्र तक जाना बेटा, वर्तिकाग्र तक लिखना, मादा युग्मक मत लिख देना, सीधे दुल्हन के पास ना पहुंचा देना दूल्हे को, पहले जनवासे में रोकना, यानी वर्तिकाग्र तक रोकना, और उसके बाद में जाएगा। क्लियर है? सारे बच्चों समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर एकदम बेटा? परागण की परिभाषा समझ गए? बेटा प्लीज, दूल्हा दुल्हन का काम सिर्फ यहाँ तक है। हर चीज़ जो यहाँ पढ़ाई जाती है बेटा, हर चीज़ का एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है, ठीक है, समझे? एग्जाम में ना लिख देना कि दूल्हा का निकल करके दुल्हन पे जाना जैसे होता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। बेटा तुमको कहानी बताऊँ, पहले ज़माने जब मैं पढ़ता था, जब मैं कक्षा 12वीं में था, तो 12वीं में तब 2 किताबें चलती थी, कक्षा 11 और 12 के मिला के टेस्ट एग्ज़ाम होता था, ठीक है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2012 में दिया था मैंने, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा परागण? तो जब वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नहीं क्लियर थी, मैं कक्षा 11 में नहीं पढ़ा था, जैसे आप लोग कहते हैं मैंने कक्षा 11 नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपने शायद सुना होगा C3 और C4 पौधे, नहीं सुना है तो आप भी मेरी कैटेगरी के ही हो, ठीक, जैसे मैंने नहीं पढ़ा था। तो C3 C4 पौधे होते हैं बच्चों, C3 C4 पौधा एक पौधा होता है बच्चों,
एक प्रकार के पौधे, प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे दो प्रकार के होते हैं, C3 C4, ठीक है। तो मैंने जीवन में पहली बार ये चीज़ कब सुनी, अपने पेपर में, जब एग्ज़ाम के पेपर में आ गया। हमको कुछ ना कुछ तो लिखना था, तो हम उस समय गेम बहुत खेलते थे, मोबाइल वाले और कंप्यूटर वाले गेम बहुत खेलते थे, ठीक है। मोबाइल वाले कंप्यूटर वाले गेम बहुत खेलते थे। तो हमने क्या किया, वहाँ गेम में क्या होता है, C4 नाम का एक बम भी होता है। गेम में C4 नाम का बम होता है और रियल में भी बम होता है, एक C4 एक्सप्लोसिव। हमको वही याद था, C4 एक बम होता है। हमने पौधे बारे में नहीं पढ़ा था। और जो हमने 1.5 पन्ने का पौधे से बम बनाया ना, उल्टा सीधा एक प्रकार का बम होता है। अब चूंकि बॉटनी में पूछा है ना, तो पौधे से कैसे बम बनाया जाए, पहली बार इतिहास में किसी स्टूडेंट ने लिखा होगा। 1.5 पन्ना लिखा, और कसम से एग्जामिनर ने नंबर दिया कि नहीं दिया, पर अगर किसी अलकायदा वाले को मिल गया होता या किसी आतंकवादी संगठन को मिल जाता तो एकदम फैन हो जाता कि क्या ही बच्चा है जिसमें दिमाग हमारा नहीं गया है, ठीक है। हालांकि नंबर मिल गया, एग्जामिनर शायद कलाकृति देख के खुश हो गया होगा कि तेजस्वी बच्चा है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आओ बेटा, आओ देखते हैं बेटा परागण। अब बचाओ, परागण जो होता है बच्चों, इसके प्रकार होते हैं, परागण के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। परागण के प्रकार होते हैं बच्चों, देखते हैं परागण के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ये चीजें आपने शायद कहीं ना कहीं क्लास 10 में पढ़ा होगा, कक्षा 10 में ये टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा होगा। 11 में तो नहीं है, पर कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी में है। आओ परागण के प्रकार देखते हैं बेटा, टाइप ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं बेटा, पर यहाँ 3 करेंगे बेटा। परागण प्रमुखता 2 प्रकार के होते हैं, प्रमुखता 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका पहले वाले का 2 प्रकार होता है। परागण प्रमुखता 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं बेटा स्वपरागण और एक को कहते हैं परपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब बेटा इनका भी टाइप होता है, स्वपरागण के 2 टाइप होते हैं। इस स्वपरागण के 2 टाइप होते हैं बेटा। अभी मैं इसको डिटेलिंग करूंगा, इसको मैं लिखूंगा। एक को हम कहते हैं बेटा स्वयुग्मन, और एक को कहते हैं बेटा सजात पुष्पी परागण। इसे कहते हैं बेटा सजात पुष्पी परागण। इसका ही एक नाम और है, क्रॉस पॉलिनेशन को बेटा एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं परनिषेचन। परनिषेचन। तो बेसिकली हमको इन तीनों के बारे में पढ़ना है। स्वयुग्मन को इंग्लिश बेटा ऑटोगैमी कहते हैं, ऑटोगैमी। इसको बेटा गिटिनोगैमी या जीटिनोगैमी कहते हैं, गिटिनोगैमी। और इसको जीनोगैमी कहते हैं। अब बेटा मैं इन सब के बारे में बताता हूं, ये क्या चीजें हैं, कैसे होती हैं, इन सब बात बताता हूं। गिटिनोगैमी, हाँ ठीक है। चले बेटा इन सब के बारे में बताऊं। स्वपरागण परपरागण क्या होता है, स्वपरागण का स्वयुग्मन क्या है, सजात परागण क्या है, परनिषेचन क्या होता है बेटा, इसके बारे में देखें। बहुत सिंपल चीज़ है, पूरा दिमाग अगर यहाँ लगाओगे समझ में आएगा। दिमाग को कहीं और रखोगे बेटा। देखो एक चीज़ बताता हूँ, व्यक्ति 2 तरीके से कहीं पे हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ बैठा तो है, मान लो अपने घर में बैठे हुए हो, घर में बैठे पर दिमाग रूप से कहाँ पे हो, दिमाग रूप से बेटा पटना के चौक पर हो, दिमाग से बेटा मंगल ग्रह पर हो, दिमाग से बेटा कहीं और हो, दिमाग वहाँ पे लगा हुआ है, उसकी यादें आ रही हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से यहाँ बैठे रहो। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हो, शारीरिक रूप से भी हो बेटा, मानसिक रूप से भी रहो, ठीक है। जहाँ हो वहीं रहो। ऐसा नहीं कि शारीरिक रूप से यहाँ बैठे हो, दिमाग कहीं और जा रहा है, ऐसे नहीं बेटा। पूरा फोकस यहाँ करो, वरना बाद में कहोगे गुरुजी समझ में नहीं आया, गुरुजी समझ में नहीं आया, गुरुजी क्या करें, गुरुजी क्या करें, गुरुजी कलेजा निकाल के रख दें,
गुरुजी पढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, माता पिता की दुहाई दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं। और जो कर सकते थे पिटाई वाला वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही मारना पीटना अपने को पसंद नहीं ज़्यादा बच्चों को, ठीक। तो भैया प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, दुनिया में प्रेम पूर्वक हर चीज़ें हो सकती हैं, तो वही चले। आओ बच्चा देखते हैं क्या, हम देखते हैं किसके बारे में, हम देखते हैं परागण का पहला प्रकार स्वपरागण क्या है। तो पहला लिखते हैं बेटा स्वपरागण, स्वपरागण। अच्छा बताता हूं स्वपरागण क्या है। स्वपरागण देखना, ध्यान से देखना, मैं समझते हैं। एक द्विलिंगी पुष्प है बेटा, एक द्विलिंगी पुष्प बेटा, क्या है द्विलिंगी पुष्प। इस द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर है ना, पुंकेसर। और इसी में क्या है बेटा, स्त्री केसर, यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, स्त्री केसर बेटा, चूंकि ये द्विलिंगी है। अब इसकी पंखुड़ियां मैं नहीं बनाना चाहता पर बना देता हूं। ठीक, ये द्विलिंगी पुष्प बेटा, द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। अब बच्चों इस पराग कोश के अंदर डायग्राम नहीं बनाना, भी ना बना बेटा, इधर की चीज जब तक मैं कहूं ना तब तक मत कुछ किया करो। अब बच्चों इसमें क्या होगा, मैं इसको जरा बड़ा कर रहा हूं। इस पराग कोश के अंदर क्या है बेटा, परागकण है। इस पराग कोश के अंदर क्या है, परागकण, आप जानते हो बेटा। जब पराग कोश बन जाता है पूरी तरीके से तो ये टूट जाता है, ये जो पराग कोश है बेटा टूट जाता है। इसमें एक लाइनिंग होती है बेटा, उस लाइनिंग से टूट जाता है बेटा, इसमें क्रैक आ जाता है, ये टूट जाता है बेटा, टूट जाता है। इसमें लाइनिंग बनती है बेटा और टूट जाता है। वो जो लाइनिंग है जिससे टूटता है बच्चों, इस पराग कोश के अंदर, इस एंथर के अंदर एक लाइनिंग बनती है जिससे वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, ठीक है। एक लाइनिंग होती है, इससे टूट जाता है, उसे कहते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। कहीं पूछेगा नहीं पर जान लो, पराग कोश जहां से टूटता है उसको हम लाइन ऑफ डिहाइसेंस कहते हैं। लाइन ऑफ डिहाइसेंस, जहां से पराग कोश टूटता है, पराग कोश टूटता है, कहीं पूछेगा नहीं, परेशान ना हो। पराग कोश टूटता है जहां से, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस कहते हैं, ठीक है। यानी पराग का प्रस्फुटन होता है, ठीक है। अब जब टूट जाता है बच्चों, तो बताओ परागकण जब टूटा, सुनो ध्यान से देखो, परागकण टूटा और ये परागकण कहां गया, आखिर बेटा स्त्री केसर में मादा युग्मक है कि नहीं। तो एक पुष्प है, उसके पराग कोश से परागकण निकला और इसी पुष्प के वर्तिका पर आकर के पहुंच गया, जय हो, पहुंच गया। अरे देखा है भैया, कभी कभी क्या होता है, लोग पड़ोसी से शादी कर लेते हैं, सुना है, पड़ोसी से शादी कर ली, तो ये निकला भैया क्या, दूल्हा, और पड़ोस से पहुंच गया, कहीं जाना ही नहीं पड़ा, कार लेके निकला और पड़ोस नहीं पहुंच गया, समझे, कहीं गया ही नहीं। जिस पुष्प में है उसी पुष्प का पराग कोश से परागकण निकला और उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंच गया, यही क्या है बेटा, स्वपरागण, स्वपरागण, समझे, यही क्या है बेटा, स्वपरागण। और स्वपरागण में यह विधि, स्वपरागण में वह विधि जिसमें क्या हो रहा है बेटा, उसी पुष्प तक पहुंच गया है, इसी को हम कहते हैं स्वयुग्मन, स्वयुग्मन। देखो अच्छा बताओ, क्या कोई दूसरा पौधा इसमें इन्वॉल्व है, क्या इसमें कोई दूसरा पौधा इन्वॉल्व है, नहीं ना, एक ही पौधे पर रहा है, ठीक है। स्वपरागण क्या होगा, एक ही पादप में परागण, एक ही पादप में परागण हो रहा है। अब सुनना, एक ही पादप में परागण हो रहा है और इस एक ही पादप के परागण में अगर एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, इसे हम क्या कहेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे। अब इसके दो प्रकार हैं, स्वपरागण के दो प्रकार हैं। पहला स्वयुग्मन, ऑटोगैमी, क्या बताया था, स्वपरागण दो प्रकार का होता है ना, स्वयुग्मन और स्वजात पुष्प परागण। अब स्वपरागण क्या है, एक पुष्प का परागकण
परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। बात को समझे, बात को समझे। सजात पुष्पी परागण और स्वयुग्मन दोनों में एक ही पौधा होगा। बेटा ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? स्वयुग्मन। स्वयुग्मन हो गया। बोलो समझ में आया? समझ में आया? एक पुष्प का, अच्छा एक चीज बताओ, एक ये जो स्वयुग्मन है या जो स्वपरागण है, एक लिंगी फूल में होगा कि द्विलिंगी फूल में होगा? क्या एक लिंगी फूल में ये हो सकता है? कैसे होगा बेटा? उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर। अब अगर इसमें बेटा अगर स्त्री केसर है ही नहीं तो क्या इसमें स्वयुग्मन संभव है? नहीं। तो स्वयुग्मन किसमें होता है? यह केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है। यह केवल द्विलिंगी में होता है। यह केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है। बोलो स्वयुग्मन समझ में आया? यदि किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो क्या कहलाता है? स्वयुग्मन कहलाता है। क्लियर? 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 अब दूसरा देखो, दूसरा देखो। इसको बेटा ए लिख देता हूं, ए। बी है बेटा सजात पुष्पी परागण। देखो ये क्या होता है, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल। ये भी है गिटेनोगेमी। या जीटिनोगेमी क्या होता है सुनना ध्यान से, देखो वैसे समझ लेते हैं। जगह कम बेटा, यहां लिखते हैं। अब देखना बेटा, ध्यान देखना। एक सुंदर सा पौधा, ठीक है, एक पौधा है, एक पौधा है, इसमें एक फूल लगा हुआ है। देखो ऐसे एक फूल यहां लगा हुआ है, एक फूल यहां हुआ है। तो मुझे बताओ एक ही पौधे पर एक से ज्यादा फूल हो सकते हैं ना? एक पौधे पर एक से ज्यादा फूल हो सकते हैं, हाँ ना? अब ध्यान से देखो बेटा, इस फूल से परागकण निकला, एक पौधे के फूल से परागकण निकला। ये क्या बेटा? परागकण, परागकोश से। और ये परागकण कहीं बाहर नहीं गया, इसी पौधे के दूसरे फूल पर आ गया, उसी फूल पर नहीं गया। यहां से परागकण निकला और इस दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। बताओ क्या यहां पे कोई दूसरा पौधा आया? पौधा दूसरा नहीं आया, लेकिन दो फूल आ गए। स्वयुग्मन में एक ही फूल था। यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया तो क्या कहलाता है? स्वयुग्मन। सजात पुष्पी परागण क्या है? यदि एक पौधे के एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण कहलाता है। बेटा इसका डायग्राम तुम चाहो तो बना सकते हो। नहीं समझ में आया? देखो देखो मैं आपको समझाता हूं दूसरे तरीके से। मान लो मैं इस कमरे में खड़ा हुआ हूं, मैं इस कमरे में हूं बेटा, एक कमरा है, एक स्टूडियो है, और इस कमरे में मैं यहां पे खड़ा हूं और यहां से यहां पहुंच गया। क्या मैंने कमरा बदला? नहीं बदला ना। तो एक फूल है, यहां पर उसका क्या है? परागकण यानी परागकोश, और यहां पे है वर्तिकाग्र। तो यहां से परागकण निकला और यहां पहुंच गया, स्वयुग्मन। क्या कमरा बदला? नहीं। अब दूसरा देखो, एक घर है, घर में दो कमरे हैं पर एक ही घर के अंदर है ना। मैं इस कमरे से जाकर के दूसरे कमरे में चला जाऊं तो ये क्या हुआ? मैंने कमरा बदला पर घर नहीं बदला। वैसे बच्चों यहां पे है, यहां पे एक ही पुष्प से परागकण निकला और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंच जाए, कमरा नहीं बदला। और यहां पर एक पुष्प से परागकण निकला और दूसरे पुष्प पर, लेकिन सेम पौधे पर, दूसरे पौधे पर नहीं गया,
सेम पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। तो यहां बेटा उसने फूल बदल लिया लेकिन पौधा नहीं बदला। ठीक है, बात समझे, ये भी तो है। और मैंने क्या बताया था, स्वपरागण क्या होता है, एक ही पादप में परागण हो रहा है ना, पादप तो एक ही है ना, फूल बदल गए पर पादप एक ही है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि एक पादप के एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। तो यह सजात पुष्पी परागण कहलाता है। बोलो, समझ में आया? बोलो जी, समझ में आया? नहीं समझे? बहुत सिंपल से बेटा, दो फ्लावर है, ठीक, दो फ्लावर है, एक फ्लावर से भैया परागकण निकला, इसी फ्लावर पर रह गया स्वयुग्मन। दो फ्लावर है एक ही पौधे पर, इससे परागकण निकला और इसके वर्तिकाग्र पहुंचा बेटा। फ्लावर एक ही पौधे पर है, ठीक है, लेकिन दो अलग अलग फ्लावर है, दो फ्लावर के मध्य है और वहां एक ही फ्लावर के मध्य हो रहा है, एक फ्लावर के अंदर हो रहा है, विद इन द फ्लावर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक ही पुष्प के अंदर हो रहा है बेटा, उसे क्या कहेंगे, स्वयुग्मन। और एक ही पौधे के दो फूल के बीच में हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण। बोलो, एकदम समझ में आ गया? दोनों क्लियर है? अब बेटा क्या होगा, पर परागण देख लेते हैं बस आज, पर परागण। तो ये हो गया बेटा आपका स्वपरागण। अब देख लेते हैं बेटा दूसरा पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी का एक नाम और है बेटा पर निषेचन, जीनोगैमी। चलिए इसको समझ ले बेटा, ये और सिंपल है। एक गुलाब का पौधा लगा है बेटा, गुलाब नहीं मानते, गेंदा है, एक गेंदे का पौधा यहां लगा हुआ है और इससे थोड़ी दूर पर एक दूसरा गेंदे का पौधा लगा हुआ है। दो बेटा यहां पौधे लगे हुए हैं, दो यहां बेटा गेंदे के पौधे लगे हैं, दो गेंदे का फूल है बेटा, तो दो यहां फूल है, तो दो यहां बेटा फूल लगे हुए हैं, ठीक, दो फूल है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये वाला जो फूल है इससे परागकण निकला, ठीक, इससे परागकण निकला और इसी की प्रजाति का बेटा, दोनों एक ही प्रजाति है ना, अगर ये गेंदा है तो ये भी गेंदा है, सेम प्रजाति के फूल हैं पर दूर दूर लगे हुए हैं। तो यहां से परागकण निकला, किसी माध्यम से हवा लेके जा रहा है, कीड़ा मकोड़ा लेकर जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, और उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के परागकण में चला गया। बताओ, यहां पे दो पौधे इन्वॉल्व हो गए ना, यहां दो पौधे इन्वॉल्व हो गए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पर निषेचन या पर परागण। ठीक है, इसका मतलब यदि एक पादप के पुष्प से परागकण निकलकर, बेटा याद रखना, निकलकर उसी प्रजाति के, बेटा उसी प्रजाति, गेंदा का गुलाब में जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, कोई निषेचन नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, निकलकर उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए,
पहुंच जाए तो इसे परपरागण या परनिषेचन कहते हैं। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया या नहीं बताओ? फिर से देखते हैं बेटा, फिर से देखते हैं बेटा एक बार, फिर से देखते हैं बेटा, फिर से देखें, फिर से देखें। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो इधर, देखो इधर, देखो ये एक फूल है, दिख रहा है? इस फूल से परागकण निकला और इसी फूल के वर्तिकाग्र पर आके गिर गया। बताओ ये क्या है? ये क्या बेटा? स्वयुग्मन है। एक ही फूल के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर। अब देखो बेटा, एक पौधा है, ये एक पौधा, देखो ये एक पौधा है ना, एक ही पौधे पर दो फूल लगे हुए हैं, दो फूल लगे हुए हैं, एक पौधे पर दो फूल लगे हुए हैं, दो लगे हुए। इस पौधे से परागकण निकला और इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। ये क्या बेटा? सजात पुष्पी। गिटिनोगेमी। और इधर देखो बेटा, एक ही प्रजाति के दो फूल है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है। अब इधर से परागकण निकला और इस पर आया, इसे क्या कहेंगे? परनिषेचन। बोलो समझ में आया? बोलो नहीं समझ में आया? क्या इसमें दिक्कत है? सिंपल से ना, दिमाग बैठा लो, दिमाग बैठा लो। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, क्या कहोगे? स्वयुग्मन। एक पौधे के परागकण, एक पौधे के किसी फूल से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर। पौधा नहीं बदला, फूल बदल गया। और इधर क्या? एक पौधे के पुष्प से परागकण उसी की प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, क्या कहलाएगा? परनिषेचन। क्लियर है? क्लियर है? एग्जाम में आ जाएगा, लिख लोगे। आ जाए बेटा कि छुट्टी करोगे? छुट्टी करो बेटा। मज़ा नहीं आ रहा है, मैं जानता हूँ कहीं के मज़ा नहीं आता है पढ़ाई में, ठीक है? मैं जानता हूँ कहीं की पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है, और अक्सर नहीं आता है, अक्सर ही नहीं आता है पढ़ाई में मज़ा, ठीक है? लेकिन एक चीज़ बताऊँ, एक बात दिमाग में बैठा लो, जीवन सफल होना है तो आज सुन लो, मन का अच्छा, मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो उससे भी अच्छा, ठीक है? याद रखना। क्लियर है? भाई मुझे तो पढ़ाने में मज़ा आता है और मुझे जिम्मेदारी का एहसास है, तो मुझे तो खूब मज़ा आता है, क्योंकि मेरे ऊपर तुम 3000 बच्चों की जिम्मेदारी है। अब तुम्हें क्यों नहीं आ रहा मैं नहीं जानता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो बेटा सब कुछ लिख लेना, ठीक है? बाकी क्वेश्चन आज बेटा मैं दो प्रकार के लाया हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। 4 शॉर्ट है और एक लॉन्ग आंसर है। अंड समुच्चय में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है बेटा? अंड उपकरण। अंड समुच्चय मतलब बेटा वही अंड उपकरण को अंड समुच्चय भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। केंद्रीय कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है आप बताओगे? लाइन ऑफ, बेटा लाइन होगा, लाइन ऑफ डिहाइसेंस किससे संबंधित है बेटा? बता देता हूं, परागकण के बाहर निकलने से, परागकोश से। परागण क्या है, इसके प्रकारों को परिभाषित करें और प्रत्येक का उदाहरण दे बेटा। इसके प्रकार बताना है, परागकण क्या होता है बताना है, ठीक है? 2 मिनट। पिछली क्लास का आंसर, मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है बेटा? भ्रूणकोश। कितने समसूत्री विभाजन के बाद एक भ्रूणकोश का निर्माण होता है? 3। निभाग की ओर उपस्थित भ्रूणकोश की कोशिका को क्या कहलाता है बेटा? प्रतिव्यासंत कहते हैं। तंतुरूप समुच्चय कार्य क्या होता है? पराग नलिका को मार्गदर्शित करना या आकर्षित करना, पराग नलिका को मार्गदर्शित या आकर्षित करना, ठीक है? ये आंसर हो गया बेटा पिछली क्लास के, चेक कर लेना। रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। आज हमने देख लिया किसके बारे में? भ्रूणकोश के बारे में और परागण के बारे में बेटा। परागण के बारे में प्रकार जो है बच्चों, हो सकता है आपको एक बार में कंफ्यूज करे, तो बार बार पढ़िए, जब तक ना हो जाए तब तक पढ़िए, ठीक है? बाकी कल देखते हैं इसी परागण को आगे क्लास में, ठीक है? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 है, उसको जरूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आंसर लगातार करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जानता हूं कि होली का त्यौहार आने वाला है, आप उत्साहित है बेटा, लेकिन होली का त्यौहार मनाएंगे, लेकिन त्यौहार मनाने से पहले अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। कल तक पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद आपको होली छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है? बाकी मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो। जय हिंद। क्लास कैसे लगी बेटा मुझे कमेंट में जरूर बताना।